Namaskar and welcome to One World, One Heart Show, a very special podcast presented by Medgate Today TV Digital, powered by Advanced Media Group and sponsored by Involution. On this World Heart Day, we bring together India's leading cardiologists to address the most important questions on cardiovascular health: how to prevent heart disease, how to manage risk, and how to keep our heart strong and healthy for the whole life. Today, we are honored to have with us Dr. Gajendra Kumar Goyal, Program Clinical Director Cardiology at Marengo Asia Hospital, Faridabad. Hello, sir, and thank you for coming at Medgate Today TV Digital Studio for having a great discussion, which is going to be in ahead conversation: how to keep our heart healthy, how people can know the risk before it is too late, and what are the signs which we can't ignore. Yeah, thank you. Thank you inviting me, Ritika, today for the Medgate today. Today we are going to discuss a lot about heart diseases, what are the early signs are there, and how we can prevent it, and most importantly, the younger population is suffering from the heart disease. So, what remedies or precautions we can take in this एंड population? इसमें मैं एक और ऐड करूंगी, नॉन क्रॉनिक डिसीजेज Yeah. जो आजकल एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे. Yes. सो स्टार्ट करने से पहले सर, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि आप कौन हैं और आप कहाँ कितना काम किए हैं, ताकि अगर उनको कोई ज़रूरत हो तो आपको रीच कर सके. I am Dr. Gajendra Goyal. I am an intervention cardiologist. I am practicing cardiology for last 20 years, and almost last 17 years I am working in Faridabad. ओके. Right now I'm in Marengo Asia Hospital. It is one of the biggest hospital in Delhi NCR, and we are doing all type of procedures in our center, whether it's angioplasty, pacemaker, device closure. So all the procedures we are doing in our Very great, hospital. sir. And we are hoping that you serve the nation as much as possible for the people's health. जैसे ही स्टार्टिंग में यू मेंशन सर कि हम बात करेंगे अर्ली साइंस के बारे में कि किस चीज़ कौन कौन से वो अर्ली साइंस है जो इंसान को नहीं इग्नोर करने चाहिए while having any kind of, you can say, abnormal thing in their heart. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हार्ट डिजीज़ हैं, दे आर नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया. 20% ऑफ ऑल डेथ्स आर बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़. और यूजली हम सोचते हैं कि हार्ट डिजीज़ एल्डरली पॉपुलेशन की डिजीज़ है, लेकिन मोर देन 70% जो हार्ट डिजीज़ हैं यंगर पॉपुलेशन में और मिडिल एज में हो रही है. दैट वी कॉल्ड प्री मेच्योर हार्ट डिजीज़, दैट इज़ अकरिंग लेस देन 70 ईयर ऑफ एज. और बहुत बार हमने देखा है कि जो अर्ली वार्निंग साइंस है हार्ट डिजीज़ के, वो बहुत बार मिस हो जाते हैं. हम ये सोचते हैं कि हार्ट एक ड्रामेटिक सिचुएशन है कि सडनली सब कुछ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कोई ना कोई अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं दैट वी शुड नेवर इग्नोर. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई चेस्ट पेन रहता है, चेस्ट में कोई हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट रहता है, वो हमें इग्नोर नहीं करना है. स्पेशली अगर वॉक करने में या एग्जर्शन करने में या स्टेयर्स चढ़ने में अगर वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर द हार्ट डिजीज़. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ब्रेथलेसनेस. स्पेशली अगर आप थोड़ा सा ही चलने में आपको सांस फूल रहा है या आपको रात को ज़्यादा सांस फूलता है, और अगर आपको सांस के अलावा अगर आपको कुछ बॉडी में सूजन आती है, स्पेशली लेग्स में अगर स्वेलिंग है, या आपको कुछ पैल्पिटेशन फील होती है, मिसिंग हार्ट बीट का आपको फीलिंग होती है मेरी हार्ट बीट मिस हो रही है, या आपको बहुत अनयूजुअल सा फटीग रहता है, डिस्पाइट आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई फीवर नहीं है, डिस्पाइट दैट अगर आपको फटीग रहता है, अनड्यू फटीग दैट वी कांट एक्सप्लेन. तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, पैल्पिटेशंस, स्वेलिंग ऑफ द फीट्स है या फटीग है, ये अर्ली वार्निंग साइंस है. अगर ये वार्निंग साइंस को हम इग्नोर ना करें और इनका अगर इवेल्यूएट कराएं, तो आई थिंक हार्ट डिजीज़ को हम जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं और उनका अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल है. सर, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, ये तीन टर्म कितना महत्वपूर्ण है एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए? आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पहले तो वो डिज़ीज़ का रीज़न क्या है. जैसे हम हार्ट डिज़ीज़ को एज सच लेते हैं, इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं. लाइफस्टाइल की जो हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल है,
वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हार्ट डिजीज़ होने के लिए। तो इन जनरल सभी के लिए, इट इज़ नॉट फॉर ए पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई सब पर्टिकुलर एज ग्रुप, Yes. लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल पूरे पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइफस्टाइल हम रिकमेंड करते हैं सभी के लिए, इट्स अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, बिल्कुल बिल्कुल। रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड टबैको प्रोडक्ट्स। Yes. ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पूरे वर्ल्ड के लिए रिकमेंड किया है। अगर ये 3 फैक्टर्स को भी हम कंसिडर करते हैं, इनको अगर हम अर्ली एज से इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क ऑलमोस्ट 80% कम हो सकता है। और इसके साथ साथ आप जैसे क्या कि अर्ली, जैसे हम वार्निंग साइन डिस्कस किए हैं, अगर ऐसे साइंस हैं तो हमें मेडिकल अटेंशन लेनी बिल्कुल। चाहिए। जो बहुत बेसिक टेस्ट जो हम रिकमेंड करते हैं हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड भी या और हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड, एक हमारा ब्लड प्रेशर लेवल्स, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और शुगर लेवल्स। हम रिकमेंड करते हैं एवरी पर्सन जो हु इज़ मोर देन 20 ईयर ऑफ एज, सबको अपना ये नंबर पता होना चाहिए। जैसे सबको अपना मोबाइल नंबर पता होता है, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो वी रिकमेंड फॉर एवरीवन, कोलेस्ट्रॉल नंबर, ब्लड प्रेशर नंबर एंड शुगर नंबर। और अगर इनमें कोई ये आउट ऑफ रेंज है तो डेफिनेटली वी शुड सीक मेडिकल हेल्प और प्रोफेशनल हेल्प फॉर ट्रीटिंग दीज कंडीशंस। अभी आपने सब ब्लड प्रेशर की बात करी, डायबिटीज की बात करी, कोलेस्ट्रॉल की बात करी, तो हम इन 3 चीजों पे एक विस्तार तरीके से बात करते हैं। पहला है हमारा ब्लड प्रेशर। आजकल सर ब्लड प्रेशर इज नोन एज साइलेंट किलर। तो हम कैसे लोगों को ये बताएं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बिफोर इट्स टू लेट? सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर हम कब कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जी, अगर ये 140/90 से ज़्यादा है, जैसे कि ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है, नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा है, वी कॉल इट हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। लेकिन जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस है, अब क्या रिकमेंडेशन है, अगर हमारा 130/80 से भी ऊपर ब्लड प्रेशर है, वी शुड बी मोर कॉशियस। ओके। हाँ, अगर 130/80 से कम है, वी आर रिलैक्स्ड, वी कैन चेक ब्लड प्रेशर आफ्टर एवरी 2 or 3 years। लेकिन अगर 130/80 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली वी शुड बी मोर कॉशियस। अगर ये 140/90 से ज़्यादा है, डेफिनेटली वी रिक्वायर सम मेडिसिन्स अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। साइलेंट किलर हम इसलिए कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, 90% ज़्यादा पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते। हमें सिम्टम्स का या ब्लड प्रेशर होने का तभी पता चलता है जब कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बिल्कुल। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हम ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड देखते हैं, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, किडनी डिजीज़ होना, ब्लाइंडनेस होना, आइज़ की डिजीज़ होना, या लेग्स की आर्टरीज में ब्लॉकेज होना। तो ये तब हमें जाके पता चलता है जब हमने कई सालों से हमें आइडिया नहीं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है और ये कॉम्प्लिकेशन होती है, तब हमें पता चलता है कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से हुई है। ओके। तो ब्लड प्रेशर अर्ली चेक कराना बहुत ज़रूरी है। ये भी सभी के लिए रिकमेंडेड है। दोज हु आर मोर देन 20 ईयर ऑफ एज, आपको एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एवरीवन, इट इज़ फॉर एवरीवन, नॉट फॉर सेलेक्टिव पॉपुलेशन। इट वी कॉल ऑपर्चुनिस्टिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, कि आपको जब मौका मिले आफ्टर द एज ऑफ 20 आप एक बार अपना ब्लड प्रेशर जो चेक कराएं। क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा है इन इंडियन स्टडीज आल्सो, बिटवीन 20 to 30 ईयर की एज में भी ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैव हाई ब्लड प्रेशर। ओह, सो यू सी, अगर बहुत अर्ली एज में अगर आपको ब्लड प्रेशर स्टार्ट होता है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का भी रिस्क आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रेट रिस्क ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज, वेदर इट इज हार्ट अटैक और you said the artery blockage in our leg. That's very important for all the people to regularly check. और इसमें कुछ लगता भी नहीं, you just have to get the BP machine and check yourself. सर, अभी हम सब हाई ब्लड प्रेशर की तो बात करते हैं, बट लो ब्लड प्रेशर भी क्या ऐसा रिस्क पैदा करता है हमारे हार्ट के ऊपर? डेफिनेटली, जैसे हमने हाई ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया कि अगर 140/90 से ज़्यादा है, सिमिलरली अगर 90/60 से हमारा ब्लड प्रेशर कम है तो हम इसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जी बिल्कुल। कि ऊपर का सिस्टोलिक 90 से कम है, नीचे का 60 से कम है। जनरली लो ब्लड प्रेशर हमें प्रॉब्लम नहीं करता है। जनरली फीमेल्स में भी, यंग फीमेल्स में देखा है ब्लड प्रेशर जनरली जो सिस्टोलिक है 90 to 100 के अराउंड होता है, दे आर परफेक्टली फाइन, कोई सिम्टम। लेकिन अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है और साथ में सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जैसे कि आपको चक्कर आना, बहुत थकावट रहना, कोई कई बार एपिसोड होता है बेहोशी हो जाती है, पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, जैसे कि वो
पोस्चरल है कि आप उठते बैठते हैं, देन सम ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दीज, जैसे कि हम इनका सॉल्ट इंटेक हम कहते हैं आप ज़्यादा लें, वाटर इंटेक ज़्यादा लें, और समटाइम्स अगर रिकरेंट आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के एपिसोड्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, व्हेन वी स्टार्ट मेडिकेशंस आल्सो. In rare cases, we may need pacemaker also in these patients. Okay. But generally, people tolerate low blood pressure very well. सर दूसरा आपने बात करा था कोलेस्ट्रॉल का, तो हमने जितना सुना है दैट देयर आर टू कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल. सो आप हमें इन दो चीज के बारे में बता सकते हैं एंड हाउ दिस कोलेस्ट्रॉल इज मेकिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर हार्ट. जनरली हमने देखा जितने भी हमारे रूटीन health packages है, lipid profile has become a very common test in our routine health examinations. Lipid profile में हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, देन LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स. ये मेन हमारे पैरामीटर्स होते हैं. जनरली ऑल कोलेस्ट्रॉल्स आर बैड. Only one cholesterol is good, that is the HDL cholesterol. Okay. That is high density lipoproteins. ये जितना ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में ये उतना ही प्रोटेक्टिव होता है, उतना ही हार्ट डिजीज होने का रिस्क कम होता है. Okay. फीमेल्स में जनरली लेते हैं अगर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इट्स ए गुड नंबर. Okay. तो इट्स ए प्रोटेक्टिव फॉर द हार्ट. और मेल्स में अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है HDL कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ गुड. बट ऑल अदर कोलेस्ट्रॉल आर बैड. मोस्ट इंपॉर्टेंट बैड कोलेस्ट्रॉल इज द LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. दिस इज द वर्स्ट कोलेस्ट्रॉल. अगर ये लेवल्स हमारे 100 से ज़्यादा है, इफ LDL कोलेस्ट्रॉल मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही में हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है. स्पेशली अगर 190 से ज़्यादा है एट एनी एज, इवन इफ यू आर 20 ईयर ऑफ एज, 25 ईयर्स ओल्ड, यू रिक्वायर मेडिसिन इमीडिएटली. If it is more than 190, but if it is between 100 to 160, we sometimes manage with the lifestyle modifications and other dietary modifications. If still it is high, it remains more than 160 despite lifestyle modifications, then again we have to take the medicines for the cholesterol. So at least once in a 3 years we should get the lipid profile done in the age bracket of 20 to 40. But after the age of 40, every year we need to check the lipid profile. If it is out of range, then despite lifestyle modification, it is still high, we require medicines to treat this. सर कोलेस्ट्रॉल जो आपने बात करी, सिर्फ एक ही हमारा हेल्दी होता है, मतलब गुड होता है, एंड द अदर्स आर बैड. सो ये बैड जो कोलेस्ट्रॉल, ये घी खाने से या ऑयली फूड खाने से ही बढ़ता है? एंड अगर बढ़ता है तो हम क्या इसका रेप्लिका ले सकते हैं, और हम अपने बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा सकते हैं? हम दो तरह के फैट्स यूज़ करते हैं हमारी डाइट में. वन इज सैचुरेटेड फैट्स एंड वन इज अनसैचुरेटेड फैट्स. ओवरऑल हमें डाइट में ऑलमोस्ट 25 to 30% कैलोरीज हमें फैट से चाहिए होती है. 50% हम कार्बोहाइड्रेट से वी वांट, एंड बिटवीन 15 to 20% वी वांट फ्रॉम द प्रोटीन्स. सो फैट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ऑलमोस्ट 25 to 30%. गुड फैट लेना बहुत ज़रूरी है. आपने जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोला, सर उसके एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, यस. सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि हम देसी घी है, बटर इज देयर, कोकोनट ऑयल इज देयर, पाम ऑयल इज देयर, दीज आर सैचुरेटेड फैट्स. जनरली व्हाट वी रिकमेंड कि जो टोटल कैलोरीज का बिल्कुल 10% पार्ट है वो हम सैचुरेटेड फैट से ले सकते हैं. ओके. अर्लियर हमारा क्या था कि हम सैचुरेटेड फैट्स को बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रहे थे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट और एज ए डॉक्टर. लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडीज आई हैं कि एटलीस्ट 10 to 12% वी कैन टेक सैचुरेटेड फैट. यस, एग्जैक्टली. ऐसा नहीं कि हमने देसी घी बिल्कुल नहीं खाना है, बटर बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन आप अगर 1 से 2 चम्मच देसी घी पूरे दिन में ले रहे हैं, थोड़ा बटर ले रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ, इट इज़ नॉट बैड. बट इससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो दैट इंक्रीजेज ओवर बैड. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. सिमिलरली जो अनसैचुरेटेड फैट्स है, आई गिव यू एग्जांपल, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, राइस ब्रांड ऑयल है, ओके, देन इज सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल इज देयर, canola oil is there. These are good fats. Okay. Because they are rich in omega-3 fatty acids. So they are good for the heart. They lower the triglyceride levels, जो हमारा एक bad cholesterol है. Even they lower the LDL cholesterol also. So अगर इन oils को हम ज़्यादा लेते हैं as compared to the daily routine में, इससे as compared to the bad fats, तो chances of remaining healthy and
having less cholesterol are high. Okay. So we should shift from the saturated fats to the unsaturated fats. And apart from this, you asked about how we can increase the good cholesterol. Yes. So these unsaturated fats, they increases your good cholesterol, but nuts are important, like almonds, Yes, walnuts, exactly. walnuts. They have their own source yes, of oil. Yes, yes. Even fresh fruits and vegetables. Seasonal fruits. Yes, yes. Exactly. They all increase our good cholesterol. But the important thing is there is still no medicine to increase the good cholesterol. Okay. All medicines are targeted for the bad cholesterol. Okay. We are not able still to have any good medicines or supplements or supplement for the good cholesterol. It is only the dietary modification that increases the good cholesterol. And so somewhere I have read in an article only that when our cholesterol gets so high, it just you can say affect the heart very badly. So what is the anatomy of this? How cholesterol works? It circulates in our body. Okay. It circulates in the body through the blood. Yes, definitely. Yeah. So liver is the main organ that mainly produces the cholesterol. ये fatty liver yes, इसी के कारण होता है? Yes, fatty liver can occur because of the excess cholesterol or obesity or the sedentary lifestyle. So what happens? This cholesterol, bad cholesterol circulates in our blood. So our heart also works if it receives the blood. जी बिल्कुल. So this cholesterol get deposits in the heart arteries. Okay. It leads to plaque formation, then blockages in the heart. Okay. So high cholesterol, those who have high cholesterol, they have high chances of developing plaques and blockages in the heart arteries. Okay. And that leads to angina or heart attacks in these patients. I totally get your point. So cholesterol not only affects our heart, but ये कहीं ना कहीं हमारे liver को भी affect कर रहा है, जिसकी वजह से हमें fatty liver हो जाता है. Totally get your point, sir. So हमारा जो last था सर इसमें वो है diabetes. And diabetes का अब hub बन चुका है इंडिया. तो हम कैसे अपने दर्शकों को, अपने भारतवासियों को और ग्लोबली लोगों को बताएं कि डायबिटीज को कंट्रोल करो और इसके क्या इतने ज़्यादा मेजर चांसेस है हमारे हेल्थ पे कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं. और इट्स अ हाई टाइम कि लोगों को बताएं कि अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो डायबिटीज को अपने आसपास भी ना आने दें. आई थिंक यू हैव आस्क्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डायबिटीज ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी 10% पॉपुलेशन दे आर हैविंग डायबिटीज, और उसके बाद भी हमारा एक प्री डायबिटिक टर्म होता है. 15% पॉपुलेशन को प्री डायबिटीज है. प्री डायबिटीज है. सो डायबिटीज हम कब कहते हैं कि जब हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो, जो हम बिल्कुल एम्प्टी स्टमक चेक कराते हैं. जी बिल्कुल भी. जो हमारा पोस्ट पेंडल खाना खाने के बाद का शुगर 200 से ज़्यादा हो, या हमारा 3 मंथ्स का एक एवरेज शुगर होता है HbA1c, वो 6.5 से ज़्यादा हो, तो देन वी कॉल ए पर्सन डायबिटीज. इनमें से तीनों पैरामीटर्स में अगर 2 पैरामीटर्स भी हमारे रेंज से बाहर है तो वी कॉल इट डायबिटीज. अगर किसी पेशेंट का 100 से 126 के बीच में फास्टिंग ब्लड शुगर है, या उनका जो पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर है 140 से 200 के बीच में है, या HbA1c 5.7 से 6.5, देन वी कॉल इट प्री डायबिटीज. तो इन प्री डायबिटीज का डायबिटीज में कन्वर्ट होने का रिस्क ऑलमोस्ट 10 to 20% रहता है. सो दिस इज अ बिग पॉपुलेशन जो डायबिटीज और प्री डायबिटीज है इंडिया में. बिल्कुल. और डायबिटीज में हार्ट डिजीज होने का रिस्क ऑलमोस्ट 3 times ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन. 3 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है. इसलिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायबिटीज इज आल्सो जस्ट लाइक हाइपरटेंशन साइलेंट किलर. बिल्कुल. पेशेंट को सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं कि जब शुगर बहुत हाई हो जाती है 400 500, तब यूरिन बहुत ज़्यादा आना, वेट लॉस होना. तो ये बहुत सिम्टम्स लेट पता. इसलिए इनके लिए भी डायबिटीज के लिए रिकमेंडेड आफ्टर एज ऑफ 20 वी शुड गेट इट फ्रिक्वेंटली कि ये हमारा शुगर लेवल्स क्या है. अगर ये रेंज से बाहर है तो वी चेक इट मोर फ्रिक्वेंटली. और अगर हम डायबिटीज़ रेंज में आ गए हैं डिस्पाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कि हम शुगर कम ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैलोरीज कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं, देन वी शुड शिफ्ट स्टार्ट मेडिकेशंस इन दीज पेशेंट्स. बिल्कुल. सो जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल का एनाटॉमी हमें बताया था कि हमारे हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है, वैसे ही डायबिटीज़ कैसे हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है? डायबिटीज़ एक पेंडोरा बॉक्स है. पेंडोरा बॉक्स. हाँ, जैसे डायबिटीज़ जैसे कि एक पैकेज में आती है, डायबिटीज़ अकेले नहीं आती. अच्छा. डायबिटीज़ में हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क भी 3 times है, और सभी डायबिटीज़ पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल रिमेन्स हाई. वेदर ट्राइग्लिसराइड्स इज देयर और LDL कोलेस्ट्रॉल इज देयर,
और लो HDL कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना, ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स दे हैव द लो गुड कोलेस्ट्रॉल। ओह, सो डायबिटीज़ में हम मान के चलते हैं कि एवरी डायबिटिक पेशेंट्स दे हैव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई और गुड कोलेस्ट्रॉल इज लो, दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। और जनरली हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इज हार्ट इक्वलेंट। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हम ये मान के चलते हैं इसको हार्ट की प्रॉब्लम है ही है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। सो ऑल प्रिकॉशंस जो हम एक हार्ट पेशेंट में रखते हैं, ऑल प्रिकॉशंस वी कीप इन ए डायबिटिक पेशेंट्स। तो डायबिटीज़ होना अपने आप में आई थिंक is a major indication that we should improve our lifestyle and we should focus more on our health so that we can live longer. सर डायबिटीज हमारे बॉडी में ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से ये होता है? What happens जब भी डायबिटीज होता है तो हमारे ना एक इंसुलिन रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ओके, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस का पूरी बॉडी पे इफेक्ट होता है। बॉडी की एक इन्फ्लामेशन, ओवरऑल इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस इन्फ्लामेशन बढ़ने से मल्टीपल एरियाज में, जैसे हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में ब्लॉकेजेस होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। जस्ट द सेम लाइक कोलेस्ट्रॉल। जस्ट कोलेस्ट्रॉल, कम कोलेस्ट्रॉल में भी डायबिटीज़ में ये ब्लॉकेजेस हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होना चाहिए जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जनरल पॉपुलेशन में ब्लॉक, लेकिन डायबिटीज़ में कम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे भी आपको ब्लॉकेजेस होती हैं। और डायबिटीज़ में होता क्या है कि और फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसको डायबिटीज़ है उसको हाई ब्लड प्रेशर का भी रिस्क ज़्यादा है, उसको कोलेस्ट्रॉल हाई होने का भी रिस्क ज़्यादा है। तो दैट्स वाई डायबिटीज़ के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं और डायबिटीज़ अपने आप में बॉडी में एक इन्फ्लामेटरी स्टेट क्रिएट कर देती है जिसमें ब्लॉकेजेस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए डायबिटीज़ में हर तरह की कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। ओके, आई टोटली गेट इट। सो अब थोड़ा हम शिफ्ट करते हमारे दूसरे सेगमेंट में कि हम देखते हैं सर कि विमेन आर जस्ट गिविंग देयर whole life to the, you can say, society, to their family. कितने चांसेस होते हैं एक विमेन को हार्ट डिजीज होने के, और क्या वो इतने अपने लाइफ में बिजी रहती हैं कि वो जो अर्ली साइंस है ना उसको इग्नोर करती हैं? तो कैसे हम विमेन को अवेयर कर सकते हैं, जो हमारी दर्शक हैं, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, कैसे हम उनको बता सकते हैं कि कुछ भी अगर अर्ली साइन आप में हो रहा है, whether you are a professional or a homemaker, just get yourself checked by the professional and उसको इग्नोर ना करें। आई थिंक जो जनरल परसेप्शन है हम ये लेके चलते हैं, जो मिथ लेके चलते हैं कि फीमेल्स में हार्ट डिजीज कम होती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। अप टू सर्टेन एज डेफिनेटली, अप टू 45 एज, मे बी अप टू 50, because of the benefit of the estrogen hormone, the incidence is less below the age of 50. But after the age of 50, males and females have equal risk of having heart disease. And along with this, what we have seen in our clinical practice, females don't have typical symptoms of the heart. Oh, is it? They don't have any severe chest pain. Sometimes the mild pain is there, or just neck pain, jaw pain, shoulder pain is there. So many times they miss the early signs of this heart disease or heart attacks. They take it in muscular pain or it's acidity. We delay the treatment, and what happens? The mortality is higher in the women as compared to the men, because men get attention early. Early, yes. And women themselves are also responsible because they try to ignore themselves. Exactly. They don't tell the symptoms early. They try to hide these symptoms. जैसा मैंने आपको बताया था. So I think any such symptoms, if chest discomfort is there, fatigue, undue fatigue is there, cold sweats are there. So these symptoms should not be ignored. They should seek medical attention early, and they also should get their regular checkup, either blood pressure, cholesterol and sugar levels regularly. मैं एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगी सर कि अगर कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल तो क्या क्या प्रोसीजर है अगर आपके हार्ट डिजीज को जानने के? yes. हम इसको दो पार्ट्स में ले सकते हैं। एक तो एक्यूट इमरजेंसी, कि आपको सडन पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो आपको इमीडिएटली यू शुड गेट टू द हॉस्पिटल where the facilities are there. बिल्कुल. Like most important first test we do the ECG. It's electrocardiogram. From ECG we know it's a normal ECG or it's a minor attack, it's a major attack. If major attack is there, we immediately go for the angiography and immediate angioplasty also in these patients to save the life of these patients. But if it is not so emergency, then we do for the routine test like cardiac enzymes, troponin test we do. Then 2D echocardiography we test too. This is for acute emergency. But for routine patients,
who don't have such acute symptoms, they have chest pain, breathing difficulty, we can go for the ECG first, then echocardiography, we can go to treadmill test, we do stress echocardiography, and also now the latest test is the CT coronary angiography. ये क्या है? CT coronary angiography, basically by CT scan also we can know the blockages in the heart. Generally we do conventional angiography in the cath lab. It's an invasive procedures, but in CT angiography, through the vein we inject the dye and we know there's blockages or not. So this is for the patients who don't have any acute emergency. So for just for the diagnosis, if their tests are okay, even we don't go for the CT angiography. If their tests say has some issues like treadmill test or echocardiography, then we go for the CT angiography in these patients. जैसा आपने बोला कि जब भी अगर कोई भी आपको चेस्ट पेन हो या कुछ भी हो, आप जितना जल्दी हो सके अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं। तो इससे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले घर पे ही उसका इलाज कर सके थोड़ा सा, ताकि तब तक वो हॉस्पिटल पहुंच सके। आई थिंक सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है कि चेस्ट पेन को कभी भी इग्नोर ना करें। जी बिल्कुल। कभी भी आपको सडन चेस्ट पेन हो रहा है, कुछ कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है चेस्ट पेन के। हम 3 कैरेक्टर लेते हैं जब भी हार्ट अटैक होता है। जैसे कि चेस्ट पे किसी ने वजन रख दिया, जैसे कि कोई कहता है मुझे किसी ने हाथी ने मेरे चेस्ट पे पाँव रख दिया या मेरे पे किसी ने 50 किलो का वजन रख दिया। पेशेंट को ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे को ऐसा कुछ वजन रख दिया, या किसी ने मुझे रस्सी से बांध दिया, कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग है, पूरी चेस्ट को रस्सी से बांध दिया, और यहाँ कुछ जलन से फील होती है, बर्निंग सेंसेशन, जिसको बहुत बार पेशेंट्स होते हैं एसिडिटी है। अच्छा। तो बहुत बार ये मिस कर जाते हैं। तो ऐसा कोई भी सिम्टम्स हो, चेस्ट पेन हो और साथ में ऐसा कैरेक्टर हो उस पेन का, तो इग्नोर ना करें। आप इमीडिएटली अपने किसी रिलेटिव को या फैमिली मेम्बर को बताएं कि ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर और खुद ड्राइव करके ना जाएं, क्योंकि एक्यूट पेन में आपको सडन कोलैप्स होने का रिस्क बहुत हो जाता है। तो आप अपनी नहीं दूसरों की लाइफ भी रिस्क में डाल रहे हैं अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपके घर में कोई डिस्प्रिन की टैबलेट है तो आप उसको च्यू कर लें। ओके। च्यू करके आप माउथ में रखें, क्योंकि माउथ से वो डिजोल्व होता है। तो डिस्प्रिन इज अ ब्लड थिनर, तो उसमें क्लॉट को डिजोल्व करने की हमें हेल्प मिलती है जब भी हार्ट अटैक होता है। अगर आपके पास कोई सॉर्बिटेट की टैबलेट है जो नाइट्रोग्लिसरीन, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, आप टंग के नीचे रखें, उसमें आपका पेन रिलीफ होने में हेल्प करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट चेस्ट पेन होता है घर पे कोलैप्स कर जाते हैं, तो CPR बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर कार्डियक मसाज हम उसको करते हैं उस पेशेंट को, जब वो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसकी पल्स हम नहीं फील कर पाते, तो अगर हम मसाज करते हैं तो 50% पेशेंट्स दे कैन रिवाइव। ओके। तो ये हमने बहुत बार देखा है, फैमिली मेम्बर्स कार्डियक मसाज करते हैं, पेशेंट दे रिवाइव। तो CPR बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी आपके फैमिली मेम्बर को कोई चेस्ट पेन हो और कोलैप्स कर जाए और आपको लगता है भी उनकी पल्स फील नहीं हो रही, तो इमीडिएटली आप CPR स्टार्ट कर दें। तो इसलिए बेसिक CPR सबके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो डिफिब्रिलेटर हैं जनरली नहीं अवेलेबल होते हैं, हालांकि US में हमने देखा है या यूरोप में कुछ मॉल्स में भी उन्होंने डिफिब्रिलेटर रखे होते हैं, वो हम अगर शॉक देते हैं तो पेशेंट रिवाइव कर जाते हैं। बिल्कुल। बट जैसा कि आपने CPR बोला, तो आई थिंक कि सबको CPR का टेक्निक बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नेवर नो, आप कहीं बाहर पे भी हो या कोई कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जो वो फील कर रहा है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो। एंड सेविंग अ लाइफ इज अ गॉड गिफ्ट, भगवान ने बस डॉक्टर को ही दिया है यहाँ पे, और अगर आप उसमें कुछ अपना योगदान कर सकते हैं, दैट इज द वंडरफुल थिंग। मैं बस एक लास्ट आपसे गोल्डन रूल ये चाहूंगी पूछना कि आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि हाउ टू कीप आवर हार्ट हेल्दी, और क्या ऐसा एक ओथ ले दिस वर्ल्ड हार्ट डे ताकि हमें कुछ भी हार्ट डिजीज ना हो। आई थिंक जो हमारा थीम ही यही है कि डोंट मिस ए बीट। यस। कोई भी अर्ली वार्निंग साइन मिस ना करें, चाहे आपको कोई चेस्ट पेन है, फटीग है, सांस है, पैल्पिटेशंस है। जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स ए डे, और अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड टबैको प्रोडक्ट्स, और नो योर नंबर्स। हाँ, आपके मोबाइल नंबर के साथ साथ आप अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर नंबर, if you keep these things, I think 90% chance we can avoid early heart attacks and we can live a long and healthy life. Thank you so much, sir, for this golden rule. And this was it. This was an enlightening conversation with Doctor, and he helped us
to understand how small lifestyle changes, timely diagnosis, and awareness can save lives. On behalf of Medgate Today TV Digital, powered by Advanced Media Group and sponsored by Involution, we thank you for joining us on One World, One Heart show. This One Heart Day. This World Heart Day, let us pledge to care for our heart, not just for ourselves, but for our families and for our loved ones, for the world. Stay healthy, stay informed, and remember, one world, one heart is your theme. Thank you so much.